डे है उसमें हमको प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडसइंड बैंक पसंद है। इंडसइंड बैंक ने जो Q4 की बिजनेस अपडेट कमेंट्री दी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनके कासा डिपॉजिट्स और इनके एडवांसेस और डिपॉजिट्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। तो हमको लग रहा है कि नॉट ओनली चौथी तिमाही बट इवन FY23 में जो क्रेडिट साइकिल अभी अपटिक हो गया है, इसका फायदा बैंक को जरूर मिलेगा। एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी मॉडरेट हो चुकी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1150-1200 का एक साल का टारगेट पॉसिबल है। बहुत नेगेटिव न्यूज जो आए थे वो मेरे ख्याल से प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और दूसरा स्टॉक जो हमको पसंद है, जो रिसेंटली लिस्टेड है, वो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में आनंद राठी रहेगा। आज कंपनी के नतीजे भी है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में ये बहुत ही सस्ता और सबसे बेहतरीन स्टॉक लगता है, क्योंकि 550 रुपए में आईपीओ का प्राइस हुआ था, अभी कुछ 610 चल रहा है। कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट वो कमाएंगे, जो पिछले साल करीबन सिर्फ 45 करोड़ का था। जिस प्रकार की तेजी हमको म्यूचुअल फंड के एसआईपी के नंबर्स में देखने को मिली है, इक्विटी मार्केट में देखने को मिली है, हमको लग रहा है कि इनका एयूएम काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। कमेंट्री अगर अच्छी आती है आज और ओवरऑल नंबर्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो आपको अच्छी उछाल इसमें देखने को मिलेगी। हमारा एक साल का टारगेट यहाँ पे करीबन 750। ओके, 750 के टारगेट के लिए साल भर के लिहाज से आनंद राठी वेल्थ में करें खरीदारी। ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर नजर है अविनाश जी की। अविनाश जी, नतीजों के लिहाज से राय आपसे टीसीएस पर लेना चाहूंगा, कैसे लगे रिजल्ट्स? अच्छे, खराब, न्यूट्रल? इनफैक्ट अनिल जी, नंबर्स तो इनलाइन थे, लेकिन एक बात जो नेगेटिव है, जो हम आईटी कंपनीज में देखते हैं कि एट्रिशन रेट, मैनेजमेंट ने कहा कि शायद अगले क्वार्टर में और भी खराब हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें, बिजनेस डील्स देखें, तो सबसे रिकॉर्ड टीसीवी डील यानी टोटल कमर्शियल वैल्यू का डील अभी टीसीएस को मिला है। इन्होंने ये भी कहा है कि मार्जिन्स वो 25% का मेंटेन करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर होपफुली कोविड का इम्पैक्ट नहीं आता है और क्लाउड डिजिटल स्पेस में ग्रोथ आता है, तो मुझे लग रहा है कि 3800 3900 एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस टीसीएस के लिए रहेगा। तो अगर कोई भी गिरावट अगर आज बाजार में आती है तो मुझे लग रहा है कि खरीदने का मौका है। टीसीएस डेफिनेटली मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, हालांकि ये क्वार्टर में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया है। जी, कैसे लगे डेल्टा के नंबर्स? पार्शियल रीओपनिंग हुई और फिर उसके बाद इसी क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में हमने देखा फुल रीओपनिंग भी रही, पर पूरा इम्पैक्ट कैप्चर नहीं हुआ है सर। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है और कामकाजी तौर पर तो कमजोर नतीजे थे। बिल्कुल दीपांशु, आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि जैन फेब में जो ओमिक्रॉन का इशू हो गया कोविड का, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आया, लेकिन नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली मार्जिन लेकिन ओवरऑल अगर ओवरऑल एबिटा और प्रॉफिट देखे तो थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। लेकिन हमको लग रहा है कि होपफुली FY23 में जिस प्रकार की अभी अनलॉकिंग हुई है, कोविड के केसेस बिल्कुल जीरो जैसे हो गए हैं, तो डेफिनेटली आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है प्लस किस प्रकार से ग्रोथ नंबर्स की बात करता है, इसके ऊपर आगे की री रेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। बट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। आने वाला साल अच्छा है तो होपफुली नंबर्स अच्छे आएंगे, तो यहाँ से रेटिंग पॉसिबल लगेगी। ओके, इनफैक्ट अनिल जी देखिए, ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हमको लग रहा है कि सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है। मुझे लग रहा है कि जो भी ये कंपनीज है, वेस्ट लाइफ है, देवयानी है, सफायर फूड्स है, इनका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो भी इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉस्ट है वो काफी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन इनको एक मौका मिल रहा है कि प्राइस इंक्रीज करने के लिए। और इस मार्केट में अगर 5 रुपए या 10 रुपया बर्गर या पिज्जा का प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर्स को कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये ऐसी कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन तो देवयानी इंटरनेशनल है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ आपको तीसरे तिमाही में देखने को मिला था, अभी हाल ही में इन्होंने प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए, तो इसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सारा QSR स्पेस में निवेश के लिए मौका पड़ा है। ओनली थिंग क्या है कि निवेश का जो टाइम फ्रेम है वो जरा लंबा रखे, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, काफी महंगे। तो ओवरऑल 1.5-2 साल का अगर कोई नजरिया है तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रहेगी ये सारे स्टॉक्स। दीपांशु, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा न्यूज नेगेटिव है, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है और किस प्रकार से ये मसला सॉल्व होता है, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि देखिए, लिग्नाइट का इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लिग्नाइट में कहीं पे भी शॉर्टेज सप्लाई में आता है तो इनके प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई बड़ी पैनिक की खबर नहीं है, लेकिन अगर डेफिनेटली कोई नेगेटिव सरप्राइज अनाउंस होता है और उनको आगे लिग्नाइट का सप्लाई मिलता ही नहीं है तो डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की कमेंट्री को वेट करे और उसके बाद एक प्रॉपर असेसमेंट हो सकता है। तब तक के लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ आ जाएगा ऐसा लगता है। पर आते दिखेगा। बट अविनाश जी, कल सीमेंट शेयरों में जबरदस्त एक्शन आया था। एक तो
अंबुजा की मैनेजमेंट का जो इंटरव्यू था उन्होंने कहा 7% ग्रोथ का अनुमान है। दूसरा, प्राइसिंग को लेकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई रीजन्स में इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं। रिसेंटली कमोडिटी लिंक्ड कॉस्ट भी थोड़ी कम हुई है, हालांकि अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है। बट कोई स्पेसिफिक वजह जो देख रहे हैं सर इतनी बड़ी तेजी कल स्पेशली जो सीमेंट स्टॉक्स में है? नहीं, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो मार्केट को कल लगा सीमेंट स्टॉक्स के बारे में वो ये था कि प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। इनफैक्ट काफी कंपनीज ने ऑब्वियसली डिसीजंस ली है कि जो अप्रैल के महीने से 6-7% का प्राइस हाइक ऑलरेडी हो चुका है। मेरे ख्याल से होपफुली अगर कमोडिटी जो इनपुट प्राइसेस अगर स्टेबल या कम होते हैं तो इसका फायदा डेफिनेटली कंपनीज को मिलेगा। और मेरे ख्याल से ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोर डिमांड तो काफी स्ट्रांग है। तो अल्ट्राटेक जैसी कंपनी जो ज्योग्राफिकली बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद साउथ में इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, छोटी कंपनीज इंडिया हेडेलबर्ग सीमेंट, ये सारी कंपनीज हमको लग रहा है काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे चल रही है। अगर प्राइसिंग का ट्रिगर मिलता है तो डेफिनेटली पहला क्वार्टर जो FY23 का आएगा वो काफी अच्छा आएगा। तो शायद इसलिए मार्केट्स में एक थोड़ी सी अपसाइड आई है, और ये वैसे भी काफी पिटे हुए स्टॉक्स थे, तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक आना ही था। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स जहां पर रखनी है आपको नजर। अविनाश जी, ग्यूफिक बायो ट्रैक करते हैं सर, जो इन्हें अप्रूवल मिला है, कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? डेफिनेटली पॉजिटिव है दीपांशु, लेकिन स्टॉक काफी भागा है। लेकिन ओवरऑल मिड कैप फार्मा स्पेस में इस कंपनी ने काफी अच्छे नंबर दिखाए। मेरा मानना है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और ये जो अप्रूवल मिला है इसका भी बेनिफिट डेफिनेटली आपको FY23 में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो ग्रोथ हमने FY22 में देखा उससे कहीं बेहतरीन FY23 में कंपनी रिकॉर्ड करेगी। तो डेफिनेटली अगर थोड़ा सा बढ़ता भी है, लेकिन अगर निवेश साल भर का व्यू पॉइंट से इन्वेस्टर करता है तो अच्छे खासे अपसाइड के लिए अभी भी काफी जगह बाकी। अविनाश जी, क्या करना है टेलीकॉम में? भारतीय एयरटेल तो एक तरफ जा रहा है, बट 3 रुपए वोडाफोन इतना गिर सकता है सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट दीपांशु, आई थिंक 10 रुपए में भी मुझे लग रहा है कि जो लोग ये स्टॉक खरीद रहे हैं वो बेसिकली उम्मीद रख रहे हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कैश फ्लो आएगा। लग तो नहीं रहा है कि अगले कम से कम साल 1.5 साल के लिए ये पोजीशन है, क्योंकि इनके लिए अभी जो फंडिंग का मामला है वो अभी तक अनसर्टन है। अभी तक कोई बड़ा फंडिंग हो नहीं गया है, और सिर्फ प्रोमिसेस और उम्मीद पे ये स्टॉक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे डेटा स्ट्रांग नहीं होता है वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है। रही बात भारतीय एयरटेल की, तो मुझे लग रहा है कि 5G के लिए अभी तैयार है। अभी ऑलरेडी आज मैं पढ़ रहा था कि काफी जगह पे 5G का रोल आउट अभी होने वाला है। तो इसका पूरा और सबसे ज्यादा फायदा भारतीय एयरटेल को मिलेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी नेटवर्क क्रिएट हुआ है, इनके पास कैश फ्लो है स्पेंड करने के लिए। क्योंकि 5G के लिए बहुत ज्यादा पैसा एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो शायद वोडाफोन के लिए करने के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से वोडाफोन से जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो अभी भी इसमें रहेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में जरूर निवेश नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु मैक्रो स्टॉक्स में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है कि देखिए ITC में जो अल्फा जो बीटा है वो बहुत कम है। खराब मार्केट में ये ज्यादा चलता है, और स्लोली एंड स्टेडीली इसने हाई मारा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। चौथी तिमाही हमको लग रहा है काफी अच्छी आएगी, और उसके बाद होपफुली इस बजट में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया था। तो ऑब्वियसली अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है तो वही एक बड़ा पॉजिटिव ITC को हुआ है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की मार ही सबसे बड़ा नेगेटिव की कंसर्न इस कंपनी के लिए। तो मेरे ख्याल से आगे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि 280-290 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर है। मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियरली एग्री थीम अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का एग्री शॉर्टेज हमको लग रहा है कई कंट्रीज ग्लोबली में होने वाला है, उसका फायदा ऑब्वियसली एग्री प्लेयर्स जैसे राइस कंपनीज को मिलेगा। प्राइसिंग भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी हो रही है। आई थिंक अगर रुपया वीक होता है तो इन कंपनीज को एक्सपोर्ट अर्निंग्स में भी मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से KRBL, LT फूड्स डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर किसी को साल भर का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि दीपांशु एग्री स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जो फर्टिलाइजर्स और एग्रो केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टू व्हीलर सेक्टर में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं और अभी भी मार्जिन्स प्रेशर में है। तो अगर एग्री की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस, रैलीज इंडिया, टिपिकली ये कंपनीज में फोकस करें। और फर्टिलाइजर्स में तो कोरोमंडल, RCF, ये जो विकल्प है वो काफी अच्छे हैं रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डेफिनेटली हमको लग रहा है कि बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि मानसून अगर अच्छा होता है तो ऑब्वियसली इनके लिए
वॉल्यूम एज वेल एज जो टॉप लाइन है वो काफी अच्छी है। 10 की कमाई लेते हैं सबसे पहले अविनाश जी से उनका स्टॉक। अविनाश सर बताएं। दीपांशु, जो स्टॉक मुझे पसंद है 10 की कमाई के लिए वो एक हॉस्पिटल स्टॉक है और कंपनी का नाम है नारायण हृदयालय। कंपनी ने तीसरे तिमाही में बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए थे, मार्जिन करीबन 18-19% हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत दमदार हो गई। हमको लग रहा है कि चौथी तिमाही भी काफी स्ट्रांग रहेगी और जिस प्रकार से हमको लग रहा है कि हॉस्पिटल स्पेस में स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स काफी अच्छा करेंगे, तो ये एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है और 2-3 हॉस्पिटल्स आने वाले साल में ये कमीशन करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया है तो करीबन 875-900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको जरूर इस गिरावट में खरीदना चाहिए, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये है आपके लिए नारायण हृदयालय, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 875 और 900 के टारगेट के लिए इस वक्त अविनाश जी की तरफ से